गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का मैथ का है ये थर्ड चैप्टर्स मैट्रिक्स। मैट्रिक्सेस या फिर मैट्रिक्स दोनों ही एक ही चीजें हैं। अब देखिए, इसे पढ़ने से पहले, इसके न्यूमेरिकल्स करने से पहले और थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, ये कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा हल्का सा लीनियर इक्वेशंस। हल्का क्या, काफी अच्छी तरह से पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम होती थी? 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 3x प्लस 5y इक्वल टू 10। इसके आपने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन क्वांटिटीज हैं, इजिली सॉल्व कर देते थे। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थ्री इक्वेशंस की एंड थ्री अननोन क्वांटिटीज की। सपोज 3x प्लस 5y प्लस 3z इक्वल टू 10, 5x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल टू 9, 3x प्लस 7y प्लस 14z इक्वल टू 39। अब देखिए, थ्री इक्वेशंस हैं, थ्री अननोन क्वांटिटीज हैं, इनको अगर आप सॉल्व करते हो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो ये बहुत हार्ड पड़ेगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे होता है। तो सोचिए, ये जो मैट्रिक्स चैप्टर आप जो 12th क्लास में पढ़ रहे हो, इसका जो सबसे अच्छा एडवांटेज ये आता है कि जो आपको 10 के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं कि इन इक्वेशंस को आप इजिली सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि जो हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे उससे इन इक्वेशंस को बहुत ही इजिली हेल्प करा जा सकता है। और ये बहुत और भी काफी ब्रांचेस में यूज होता है। ये तो आपका पास्ट था थोड़ा सा, मतलब 10th क्लास में जो आपने पढ़ रखा था, तो आपको पता तो लगे मैट्रिक्स कहाँ यूज होना है। और देखिए, काफी फिजिक्स की ब्रांचेस में भी यूज होता है। मैग्निफिकेशन, जो आप 12th क्लास में ऑप्टिक्स के चैप्टर्स में पढ़ोगे। रोटेशन, जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। एंड रिफ्लेक्शन, ये काफी मेन ब्रांच है और काफी मेन जगह पे यूज होती है। देखिए, मैट्रिक्स को हम समझेंगे बाद में, पहले इसका यूज जरूर देखिए, क्योंकि मैथ्स में हम ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ होना है, इंटीग्रेशन का यूज कहाँ होना है, बस हम उनके न्यूमेरिकल्स करने आते हैं। देखिए, ऐसे कोई फायदा नहीं है ज्यादा। देखिए, एक सिंपल चीज, अगर आप आगे जाते हो थोड़ा सा और हायर स्टडीज में जाओगे, तो ये काफी मेन ब्रांचेस है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी सॉल्विंग कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स को, लेकिन मैट्रिक्स से पहले उसकी एक डेफिनेशंस को समझिए। अब डेफिनेशंस कहती क्या है? मैट्रिक्स, देखिए ये है क्या चीज। याद रखिए, मैट्रिक्स को एक और वर्ड यूज करते हैं, एरे। ये दोनों ही मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेटिव, मतलब नेम है एरे और मैट्रिक्स। दिस इज एक्स। या फिर हम एक और देखिए, ये क्या कहती है? ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर array of numbers और functions। अब समझिएगा इस चीज को, जो मैट्रिक्स होती है वो बेसिकली एक अरेंजमेंट है। ऑर्डर्स मीनिंग अरेंजमेंट है किसका? रेक्टेंगुलर या स्क्वायर एरेज का, जिसके अंदर क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। नंबर्स और फंक्शंस के लॉजिक को समझते हैं। सपोज हमारे पास, आप इस को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, काफी अच्छा है, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि 3 स्टूडेंट्स हैं, राम, श्याम, मोहन। अब इन 3 स्टूडेंट्स के पास समझिए कुछ नोटबुक्स हैं। नोटबुक्स से इस तरह से कह सकते हो, राम के पास हैं 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन। उसके बाद श्याम के पास हैं 10 नोटबुक्स
एंड 2 पेन। मोहन के पास हैं 13 नोटबुक्स एंड 5 पेन्स। देखिए, ए मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट या ऑर्डर रेक्टेंगुलर स्क्वायर। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है, स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकता है। किसका? लेकिन नंबर्स का और कुछ फंक्शंस का। अभी हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, जिससे इजी आपको अच्छा लगेगा समझने में। अब देखिए, मुझे इसे मैट्रिक्स में दिखाना, तो इसे मैट्रिक्स में दिखाया कैसे जाएगा? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। जो आपको ये दिख रहा है, राम के पास इतनी नोटबुक्स हैं, श्याम के पास ये है, हम एक अरेंजमेंट पैटर्न में। तो आपको इसे लिखना क्या है? इसको इस तरह से लिख सकते हो आप। देखिए, राम, श्याम, मोहन। यहां पे लिखिए हमने नोट्स बुक्स, यहां पे लिखे पेन्स। नोट्स बुक्स राम के पास कितनी है? 15, पेन 6। श्याम के पास है नोटबुक 10, पेन है 2। मोहन के पास नोटबुक्स हैं 13, पेन है 5। ठीक है। अब देखिए, इसको जो मैट्रिक्स पैटर्न में लिखेंगे तो वो किस तरह से हो जाएगा। सबसे पहली चीज, हम जब मैट्रिक्स पैटर्न में लिखते हैं तो एक क्लोज ब्रैकेट के अंदर सब कुछ रखा जाता है। क्लोज ब्रैकेट किस तरह से? इस तरह से। अब देखिए, इसे लिखा जा सकता है 15, 10, 13, 6, 2, 5, इस तरह से। लेकिन याद रखिए, इसे एक दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई होगी आपको, लेकिन इससे पहले आप समझिए इसमें क्या है। ये होती है क्लोज ब्रैकेट, जिसके अंदर हम लिखते हैं डिजिट्स या नंबर्स। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, क्या है? ये मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर। ऑर्डर में होगा पहली बात, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ऑर्डर होगा, जिसमें क्या होंगे? नंबर्स होंगे। तो ये क्या हो गया? स्क्वायर तो नहीं है, रेक्टेंगुलर है, जिसमें क्या है? नंबर्स है, एक ऑर्डर पैटर्न में। ये हॉरिजॉन्टली जो लाइन, हॉरिजॉन्टली जो नंबर्स रिप्रेजेंट करे गए हैं, ये है आपकी फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड दिस इज थर्ड रो। ये क्या है? फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। हॉरिजॉन्टल्स नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रोज। लेकिन जो आपके वर्टिकल्स नंबर्स होंगे, यानी कि वर्टिकल जो पैटर्न होगा, उसे क्या कहेंगे हम? फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम। अब ये जो है अंदर जो नंबर्स लिखे गए हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है एलिमेंट्स। इन सारे नंबर्स को जो इस तरह से बॉक्स के अंदर हैं, उनको क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स। आपको समझ में आया होगा? ये एक पैटर्न था सिंपल। अब देखिए, इसी पैटर्न्स को आप और किस तरीके से लिख सकते हैं। एक ये हो गया पैटर्न लिखने का। इसी क्वेश्चंस को फिर से देखिए। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? इस तरफ नेम लिख रहे हैं, राम, श्याम, मोहन, और इस तरफ लिख रहे हैं हम बुक्स, नोटबुक्स एंड पेन। तो अब समझिए, तो राम के पास कितनी नोटबुक्स हैं? 15। राम के पास कितने पेन हैं? 6। श्याम के पास 10, 2, 13, 5। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन को देखिएगा, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 15, 10, 13, 6, 2, 5। ये एक अरेंजमेंट हुआ। और इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल्स को नंबर्स को रिप्रेजेंट कराया गया है, ये क्या होगा? फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, और ये क्या हो जाएंगे? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये क्या हो गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉलम। आपको समझ में आया होगा ये रिप्रेजेंटेशन किस हिसाब से देनी है। अब इनके ऑर्डर्स के लिए एक चीज और करते हैं। अभी दोबारा से एक बार और इसकी डेफिनेशंस को देखिए।
ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर एरे ऑफ नंबर्स। अब इन नंबर्स की बात तो होगी, कैसे? देखिए ये सारे क्या हैं, डिजिट्स हैं, तो ये नंबर्स है, जो भी मैंने अभी आपको दोनों ही एग्जांपल्स में बताया, ये सब क्या है, नंबर्स। लेकिन एक चीज रहेगी, कौन सी? फंक्शन। अब इस फंक्शन का रोल क्या है, यानी कि किस तरह के फंक्शन मैट्रिक्स के अंदर आ सकते हैं, तो अब वो देखते हैं। नंबर्स के बाद फंक्शंस। देखिए मैट्रिक्स की एक रिप्रेजेंटेशन है, क्लोज ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, मीनिंग ये है कि आप अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह से ये क्या हो जाते हैं आपके फंक्शंस। फंक्शंस का एक और मीनिंग समझिए, फंक्शंस कहते किसे हैं? फंक्शन का सिंपल मीनिंग होता है एफ एक्स। अब एफ एक्स का क्या है, यहाँ पे एक नंबर्स होगा, जो वेरिएबल यहाँ वैल्यू आप पुट करोगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे आप थीटा चेंज करोगे तो ओवरऑल साइन थीटा क्या हो जाएगा, चेंज। थीटा को चेंज करने से पूरा फंक्शन ये चेंज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसी तरीके से तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होंगे, फंक्शन। एक और वे यूज कर सकते हैं, जैसे कि फंक्शंस के लिए 1 प्लस एक्स, एक्स प्लस सॉरी दिस इज एक्स, एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड, ये भी क्या है, एक तरह के फंक्शंस हैं। लेकिन याद रखिए इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज। एक और चीज, चलिए वो नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। मेन बात आती है ऑर्डर। अब इसका साइंटिफिक पैटर्न समझिए लिखने का। एक साइंटिफिक पैटर्न है क्या, किस तरह से लिखा जाता है इसको विथ ऑर्डर। देखिए बहुत मेन है, जो समझने के लिए प्लीज ध्यान से देखिएगा, नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से आप देखने की कोशिश करिए। टॉपिक काफी इजी है, बोर्ड के हिसाब से स्कोरिंग चैप्टर है ये। पहला जो डिजिट होता है यानी कि आपका नंबर्स हो सकता है और फंक्शन हो सकता है, तो उसे लिखते हैं हम 1A11। दूसरा जो होता है A12, तीसरा A13, चौथा A14, नेक्स्ट A15। याद देखिए इनके बीच में गैप्स होते हैं। छठा A16, फिर डॉट डॉट, कहां तक आगे, A17 तक आगे। 7 नहीं होगा, बेसिकली N होगा, ठीक है ना। आप जैसे जैसे आगे चलते जाओगे तो N हो जाएगा। अब इसी अकॉर्डिंग ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको समझिए। ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो को। किसको, फर्स्ट रो को, क्योंकि आपकी ये क्या है, फर्स्ट रो। और ये वाला 1 देखिए ये इस तरह से होता है, AIJ। आई रिप्रेजेंट करता है आपका रो को, रोज को, और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को। आई का मतलब पहला डिजिट जो भी होगा वो सब किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रोज को। जो सेकंड डिजिट्स होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। A21, A22, A23, A24, A25, A26, A2N। अब 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो, सेकंड रो। 1 किसको, फर्स्ट कॉलम, 2 किसको, सेकंड कॉलम, 3 किसको, थर्ड कॉलम, 4 किसको, फोर्थ कॉलम। लेकिन जो स्टार्टिंग में 2 है यानी कि आई, यानी कि एक सिंपल कॉमन नेम के साथ लिख दिया गया है यहाँ पे आई। तो आई का मतलब क्या है, रो, जे का मतलब क्या है, कॉलम। अगर मैं सिर्फ इस एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट देखिए, A31, A32, A33, A34, A35, A36 डॉट डॉट A3N। अब वैसे ही करके अगर हम नीचे जाते हैं डॉटेड के साथ, इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, तो नीचे वाले को क्या लिखेंगे, A1 2 3। अब क्या हो जाएगा, 3 की जगह 1 2 3 4 5 6 7, तो इन्फिनिटी पे क्या नंबर्स ले सकते हैं हम, M। लेकिन ये क्या रहेगा, 1, यहाँ पे क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 सेम ही रहेगा, M2, M3, M4,
M5, M6 और डॉटेड डॉटेड इस तरफ से भी, तो क्या हो गया AMN। तो AMN यानी कि ये क्या दिखाता है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, कितनी रोज है, M रोज। तो याद रखिएगा क्लोज कर दिया गया और क्लोज के बाद यहां लिखा जाता है M क्रॉस N। पहले लिखी जाती हैं रोज, फिर लिखे जाते हैं कॉलम्स, यानी कि मीनिंग क्या हो गया, रो इंटू कॉलम। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करा जाता, वो क्रॉस साइन है। क्रॉस मीनिंग सिंपल, आप एक क्रॉस लगाओगे, ये नहीं कि अगर सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए 3 5 2 1, तो इसमें कितनी रोज है, 2 रो है, कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे ऐसे लिख दोगे 3 5 2 1, 2 इंटू 2 4, तो ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत। सिर्फ आपको 2 क्रॉस 2 लिखना है और इनके बीच में गैप्स रहता है कि आप ऐसा नहीं कि इसे 35 थोड़ा पास में लिख दिया जाए। तो एक अच्छी स्टैंडर्ड इक्वेशंस किस तरह से हो जाती है मैट्रिक्स की, आप तो आप लिख सकते हो, सपोज एक मैट्रिक्स है ए, जो मैंने आपको यहाँ लिखा है इतने पूरे टेबल्स में, इस पेपर्स में, उसको आप देखिए एक छोटे से फॉर्म पे लिखा जा सकता है, क्लोज ब्रैकेट ए आई जे आपको पता है, आई की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, जे की जगह 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और क्या लिख दिया M क्रॉस N। और आई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, या तो 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी। कम कितनी होगी, आई मतलब पहला टर्म था, M या M से कम होगी। जे की वैल्यू क्या होगी, 1 या 1 से ज्यादा होगी। कम किससे होगी या इक्वल किसके बराबर होगी, N के। तो ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है लिखने का, ज्यादा यूज नहीं आता, बस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक छोटी सी, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं मैट्रिक्स की, कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज नहीं बेसिक आप ये कह दीजिए टाइप्स है मैट्रिक्स के, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला टाइप, फर्स्ट टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जो भी नंबर्स होंगे हमारे पास, जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे के सारे नंबर्स किस पैटर्न में होंगे, कॉलम में। कॉलम मीनिंग क्या हो गया, यानी कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, 5 माइनस में भी हो सकता है, पॉइंट्स में भी हो सकता है, रूट्स में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। √3 6 0, ये सब क्या है आपके, ये सारे नंबर्स किस में आए हैं, देखिए 1 कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये है, एक सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, हैव ओनली 1 कॉलम। जिसके पास सिर्फ एक ही कॉलम हो वो क्या होगा आपका, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसके पास बताइए, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 रोज कितनी है, 4, कॉलम कितना है 1, तो 4 क्रॉस 1, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसके स्टैंडर्ड पैटर्न को और किस तरह से लिख सकते हैं हम, देखिए बस आपको ये क्लियर होना चाहिए, स्टैंडर्ड पैटर्न से कोई लॉजिक नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है जिसके पास सिर्फ एक कॉलम हो और रोज अनकाउंटेबल, कितनी भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आती है आपकी रोज मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अब रो मैट्रिक्स को देखते हैं। तो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, जिसके पास हैव ओनली 1 रो, जिसके पास सिर्फ एक ही रो हो। तो बताइए इसका एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं, 5 6 -1 1.2, ये क्या होगी, सिंगल 1 रो है, पहले रोज लिखी जाती है 1 2 3 4, कॉलम कितने हैं 4, यानी कि रोज कितनी होनी चाहिए, एक ही, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स किस पैटर्न में रहे, एक रो में रहे, तो जिसे क्या कहेंगे हम, रोज मैट्रिक्स। फिर आता है नेक्स्ट वन, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स का सिंपल ये मीनिंग रखिए, जिसके पास हैव इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि जिसके पास
इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होंगे, उसे क्या कहेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको पता है रोज को रिप्रेजेंट करा जाता है एम से और कॉलम को रिप्रेजेंट करा जाता है एन से, तो मतलब जिसका एम इक्वल टू एन रहेगा। तो अब रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, 5 3 2 6 1 10, सॉरी 7 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इतनी। 8 9 5, तो बताइए इसमें 1 2 3 3 रो है, 1 2 3 3 ही कॉलम है। 3 क्रॉस 3 मीनिंग क्या है, 3 क्रॉस 3 हो सकता है, 4 क्रॉस 4 हो सकता है, 2 क्रॉस 2 हो सकता है। 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या हो गया, यानी कि 4 5 2 1, ये क्या हो गया 2 क्रॉस 2। वैसे आप 4 क्रॉस 4 तक ले सकते हो, लेकिन आपके 12th के पैटर्न्स में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस या न्यूमेरिक जो भी दिया गया है वो दिया गया मैक्सिमम 3 क्रॉस 3 तक, उससे ज्यादा नहीं है। हाँ, रेक्टेंगुलर्स में ज्यादा हो सकते हैं, 4 क्रॉस 3 3 क्रॉस 4 के लिए। ये थी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल का बेसिक लॉजिक आपको पता ही है, जैसे स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इक्वल, तो यानी कि m इंटू एम इक्वल टू n। वैसे ही आती है आपकी फोर्थ डायगोनल। अब डायगोनल का मीनिंग क्या हो गया, यानी कि डायगोनल्स, और यहाँ पे बोल दिया डायगोनल मैट्रिक्स, तो मीनिंग क्या है, जो एलिमेंट्स होंगे वो हर एक एलिमेंट्स कैसे प्रेजेंट होगा, डायगोनली, यानी कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। यानी कि ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे 5 -2 6 कुछ भी लिखिए, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे आपके, जीरो, तो वो क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। उसी अकॉर्डिंग इसी का एक टाइप्स है, वैसे अलग ले लेते हैं, स्केलर स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में समझिए, डायगोनल मैट्रिक्स में ये डिफरेंस हो सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल्स क्या हो सकते हैं, डायगोनली एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकते हैं। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स की खास बात यह है कि जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। सपोज 5 5 5, तो बाकी क्या होंगे आपके 0 0 0, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक और नाम दे देते हैं B 3 3 3 0 0 0 0 0, एक और 0, ये 3 क्रॉस 3 पे ही है। स्केलर का बस इतना मीनिंग समझिए बच्चों ध्यान से, कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। स्केलर में डायगोनल में क्या रहेंगे, वो डिफरेंट हो सकते हैं बिल्कुल। लेकिन इसके बाद आती है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो का मीनिंग क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मीनिंग भी यही है, डायगोनल होंगे, सेम होंगे, लेकिन वो सारे एलिमेंट सिर्फ 1 1 1 ही हो सकते हैं और कुछ भी नहीं हो सकते। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे डायगोनल होंगे, डायगोनल सब में है, ये आपको दिख रहा होगा, डायगोनल सब में, ये सारी ही मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में एक बात है, ये डायगोनल तो होंगे लेकिन ये सेम और डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने स्केलर मैट्रिक्स कह दिया तो ये एसेंशियली क्या होंगे, सेम ही होंगे। लेकिन अगर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह दिया तो ये सेम तो होंगे लेकिन सिर्फ 1 ही होगा, 1 के अलावा कुछ और नहीं होगा। तो वो किसका पार्ट आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो आइडेंटिटी को 2 क्रॉस 2 में भी लिख सकते हो, तो 2 क्रॉस 2 में क्या होगा, 1 0 0 1। आप इसे 1 क्रॉस 1 में भी लिख सकते हो, तो 1 क्रॉस 1 में क्या रहेगा, सिंगली एक 1 ही रहेगा। एक मैट्रिक्स और रह गई है अभी, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन है ये नल मैट्रिक्स। इसे नल मैट्रिक्स, सॉरी एक और नेम बोल, नॉट सॉरी मीनिंग एक और नेम बोल सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स दोनों ही नेम है। मीनिंग क्या है, इसका हर एक एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो ही होगा। यानी कि आप कोई भी मैट्रिक्स लीजिए, 1 क्रॉस 1 की, 2 क्रॉस 2 की, 3 क्रॉस 3 की, जो भी, या 2 क्रॉस 3 की कोई सी भी मैट्रिक्स लीजिए, वो सारे ही क्या होंगे, जीरो। यानी कि हर एलिमेंट इनका क्या रहता है, जीरो। एक और चीज ध्यान से समझिए, जीरो मैट्रिक्स को दिखाने के लिए हम सिंपली ये ओ साइन का यूज कर देते हैं।
और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को दिखाने के लिए हम आई साइन का यूज करते हैं। याद रखना, जीरो मैट्रिक्स को दिखाने के लिए मैं ओ बोल रहा हूं, नॉट ए जीरो। जीरो ओ में एक सिंपल बेसिक डिफरेंस होता है, ओ जीरो इज ए समथिंग फ्लैट एंड ओ पूरा होता है सर्कल में। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। ये 3.1 एक्सरसाइज है आपकी, बेसिकली हम 3.1 ही कर रहे हैं इस वीडियो में। थ्योरी आपकी सारी कवर हो चुकी है, तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन लेते हैं 3.1 का। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1। 3.1 काफी इजी एक्सरसाइज है। इसमें अगर मैं आपसे कहूं जो बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है 10, लेकिन हम लाइन से करेंगे। 3.1 एक्सरसाइज। अब देखिए इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन से, एक मैट्रिक्स है ए, 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। अब देखिए इसमें पूछा क्या क्या गया है। सबसे पहला पार्ट इसमें पूछा गया है बच्चों ऑर्डर। जो ऑर्डर पूछा गया है, यानी कि ऑर्डर्स का मीनिंग क्या होता है, ये इसमें रोज कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं। तो देखिए इसमें रोज कितने हैं, 1 2 3, तो रोज है इसमें 3, कॉलम कितने, 1 2 3 4, तो कॉलम है इसमें 4। तो ऑर्डर्स क्या हो गया इसका, 3 × 4। सेकंड जो पार्ट पूछा गया इसमें, सेकंड पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए ये बेसिक एक्सरसाइज है, ये इस तरह से मत पढ़िए कि आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए, रट्टा मार लिया जाए। ये बेसिक एक्सरसाइज इस बिहाफ से, इसमें से बोर्ड में नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपको ये एक्सरसाइज नहीं आती तो आगे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ कंसेप्ट्स पे ध्यान दीजिएगा। तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 × 4 का, क्योंकि इसमें 3 4, तो कितना हो गया 12, यानी कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 12। अब थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट्स, 1 3 को बताइए क्या है, 2 1 को बताइए, 3 3 को बताइए, बाकी आप खुद कर सकते हो। अब समझिए कैसे होगा। 1 3 तो यानी कि फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी कि रोज तो ये थी, तो कौन सा एलिमेंट हो गया 19। अब सेकंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो कौन सा एलिमेंट हो गया आपका 35। 8 3 3 को देखिए, थर्ड रो यही है, थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कौन सा एलिमेंट हो गया -5। इसमें 2 और हैं, वो आप खुद करिएगा और समझ में आ जाएंगे बिल्कुल। अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखिए। इसमें बोला गया है एक मैट्रिक्स है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स है जिसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स हैं। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो ये बताना है कि उसके पास पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे। एक मैट्रिक्स है जिसके पास है 24 एलिमेंट्स, तो उसके ऑर्डर्स बताने हैं, नॉट ए ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। चलिए अब देखिए, अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर्स क्या होंगे। तो 24 एलिमेंट्स को मीनिंग ये है कि आप एक मैट्रिक्स में धरोगे तो आप कौन कौन सी मैट्रिक्स 24 एलिमेंट से बन सकती हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल अलग से समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज आपके पास 3 ही एलिमेंट है, सॉरी 4 एलिमेंट लीजिए। तो यहां आप कैसे रख सकते हो, सपोज ABCD एक मैट्रिक्स बनी, और कैसे रख सकते हो आप इन्हें ABCD, ये रो मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई। और किस तरह से पुट कर सकते हो, ABCD स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, यानी कि ये कितनी होगी 1 × 4, और ये क्या हो गया 4 × 1, ये क्या हो गया 2 × 2। तो देखिए इससे कितनी मैट्रिक्स बनी 3। क्या और कोई पॉसिबल मैट्रिक्स है जो आप बना सकते हो, बिल्कुल नहीं है।
तो वैसे ही अब आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए स्टार्टिंग जो होती है ऑलवेज कहां से होती है, 1 से। तो आप इसमें ऐसे देखिए, तो 1 क्रॉस एक 24 की बन सकती है, यानी कि जिसमें क्या हो, एक रो 24 एलिमेंट्स हो कॉलम में। और क्या हो सकता है, 2 रोज की बन सकती है, लेकिन अब कॉलम में कितने हो जाएंगे, 12। मल्टीप्लाई होके याद रखिएगा कि 24 ही हो, ठीक है। 3, अब 3 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि क्या हो जाए आपका ये 24, तो ये हो जाएगा 8 का। अब 4 के साथ देखिए, तो किसका मल्टीप्लाई करें, 6 का। अब जरा 5 के साथ देखने की कोशिश करिए ध्यान से, 5 के साथ कोई पॉसिबिलिटीज है, 5 के साथ कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। जैसे कि 1 के साथ थी, 2 के साथ थी, 3 के साथ कोई पॉसिबिलिटीज थी नहीं, 3 के साथ कोई पॉसिबिलिटीज नहीं थी, तो हम किस पे आ गए, 4 के साथ, ठीक है। अब चलिए ये तो हो गया, 4 हो गया, 5 नहीं हो सकता। तो अब देखिए फिर 6, तो क्लियर है 6 के साथ क्या आ सकता है, 4, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 6 के बाद 7 हो सकता है, 7 बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 7 में आप कुछ ही मल्टीप्लाई करोगे तो 24 नहीं हो सकता, यानी कि 7 पॉसिबल नहीं है। 8 हो सकता है, बिल्कुल 8 के साथ 3 आ सकता है। 9 पॉसिबल है, 9 भी पॉसिबल नहीं है। 10 9, 10 भी पॉसिबिलिटीज में नहीं है हमारी। 11 भी पॉसिबिलिटीज में नहीं है। हाँ देखिए 12 बिल्कुल है, 12 पॉसिबिलिटीज में। 12 के बाद और क्या हो सकता है, 13 14 15, ये कुछ नहीं है, डायरेक्ट आओगे आप 14 24 पे। अब देखिए ध्यान से एक छोटी सी चीज समझेगा, आप कहोगे कि 12 के बाद 14 तक आने में तो काफी सोचना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं सोचना है। 1 2 2 12 3 8 4 6, जैसे ही आप दोबारा से 6 डिजिट पे आते हो तो बस इन्हीं को रिवर्स करके लिखिए। देखिए 6 4 आया है, 8 3 आया है, 12 2 आया है, 24 1 आया है, यानी कि जो आपका पहला ऑर्डर था उसी को रिवर्स करके लिख दीजिए, यानी कि फ्लिप कर दीजिए। जो पहले लिखा हुआ एलिमेंट उसको बाद में लिख दीजिए, और जो बाद में लिखा हुआ है उसको पहले लिख दीजिए। तो बताइए इसमें पॉसिबिलिटीज किस कौन कौन सी हैं। पहली पॉसिबिलिटीज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8, यानी कि कितनी पॉसिबिलिटीज है, 8 पॉसिबिलिटीज है। तो वैसे इसका सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट और है, थर्ड पार्ट 13। मैं 13 इसलिए बता रहा हूं, अगर 13 एलिमेंट है तो कितनी पॉसिबिलिटी